वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार फटाफट बता दीजिए ताकि हम अपने सेशन को शुरू करें। और जो आज का हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रीएम्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी जो प्रीएम्बल जितने भी प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग PCS में पूछे गए हैं या IAS के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर जब हम प्रस्तावना टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सेकंड का समय दे दो मुझे। दिख गए। ठीक है। काजल, अंकिता, अंजलि, इब्रार, उर्मिला, सलोनी, प्रमोद, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों, 10 अक्टूबर से नया बैच शुरू होने वाला है स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखिएगा, इस बैच में फैन क्यों नहीं काम कर रहा है? एक मिनट का समय देना भाई लोग। चल गया, ठीक है। 10 अक्टूबर से बेसिकली नया बैच शुरू होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी स्टूडेंट को डेडिकेटेड तरीके से 13 से 14 महीने में अपना पूरा बैच कंप्लीट करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, वीकली टेस्ट सीरीज देना, यानी 1 से 1.5 साल अपना व्यवस्थित तरीके से UPSC की प्रिपरेशन में झोंक देना है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। ध्यान रखिएगा, बिना कुछ सोचे समझे का मतलब क्या कि बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई को सोचना है। तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पे जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव। इस LD लाइव कोड के साथ इस बैच को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया गया है, यानी आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत मात्र 23,999 से कर सकते हो। इसके अलग अलग रूप होंगे, जैसे जो सिल्वर अगर आप बैच लेते हो तो 1 साल की वैलिडिटी होगी, गोल्ड में 2 साल तक, और अगर कोई बच्चा 2026-27 तक भी 25-26 तक भी एग्जाम देना चाहता है तो प्लैटिनम बैच है, 3 इयर्स की वैलिडिटी होगी। ध्यान रखिएगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बैच चूज कर सकते हो। कोड यूज करना है ललिता दहिया। PDF आपको मिल गई होगी, है ना? मैंने कल शाम में पक्का भेजी, वरना खा जाएंगे भाई स्टूडेंट मेरे को वरना मतलब जीना हराम कर देंगे। मैम PDF नहीं आया, बात सही भी है, करना भी चाहिए, है ना? आप लोगों का अधिकार है। चलो भाई, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना लिखी गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो पूरी की पूरी प्रस्तावना लिखी है, मुझे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन यहां से पूछा है लास्ट लाइन से, इस संविधान सभा में आज इस तारीख को, यहाँ पे तारीख कुछ दी हुई है हमारी प्रस्तावना में, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तारीख दी गई है, किस तारीख को हमने अपना संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बेसिकली IAS का क्वेश्चन है। IAS 1997 में पूछा गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं साइड हट जाऊं। हाँ, अब ठीक है, बता दो आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। प्रस्तावना आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए प्रस्तावना। वेरी गुड। अंजलि, पूजा, प्रीति, लक्ष्मी, रानी, कल्पना, प्रदीप, तरन्नुम, सागर, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? अपने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया। यानी हमने अपनाया कब संविधान को? तो हमने 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया था, लेकिन हमने लागू कब किया? तो सबको पता है, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ बातें बताई थी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे। कब से? 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। बाकी के फिर सारे के सारे प्रोविजन 26 जनवरी 1950 से लागू हो, है ना? ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान का कोई भी प्रोविजन ना लागू हुआ हो, है ना? जैसे नागरिकता जैसे प्रोविजन लागू हो गए थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बार बार बता रही हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र
26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? ये क्वेश्चन किसी पीसीएस का है, ध्यान रखना, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आईएएस 2021 में पूछा गया, जाके देख लेना। क्वेश्चन बता दो, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान की प्रस्तावना की सही स्थिति क्या थी, क्या लैंग्वेज थी? केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और लास्ट लाइन आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। सेम क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस 2021 में, कोई चेंज नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो। वेरी गुड। दिया, रानी, अनु, पूजा, तरन्नुम, मनीष, कल्पना, टीएच, कई पुराने बालक जैसे मनीष, टीएच मुझे दिखाई दे रहे हैं, अंकित मुझे दिखाई दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो हमारी मूल प्रस्तावना थी ना, उस मूल प्रस्तावना में 3 शब्द आपको नहीं दिखेंगे। 3 शब्द कौन से थे? तो भाई समाजवादी शब्द नहीं दिखेगा, पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं दिखेगा, और अखंडता शब्द नहीं दिखेगा। इन 3 शब्दों को बाद में हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, ये भी आपको पता होगा, तो ध्यान रखिएगा, हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो 3 शब्द है ना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जब मूल संविधान में ये शब्द थे नहीं, तो मूल संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत कैसी होगी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। आंसर सी। ठीक है, दिया बिल्कुल सही बात है, दिया। चलो आंसर सी। बताओ भारत के संविधान, ये आईएएस 2017 का क्वेश्चन है, 2017। भारत के संविधान निर्माताओं का मत का मतलब है विचार, उनका सार, उनका दर्शन किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य में। आंसर क्या होगा इसका? हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका जो मत है वो किस में निहित होता है? नहीं तो रानी, आप तो पिछले 2-3 दिन से आ रहे हो ना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया ना। बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखिएगा प्रीएम्बल में। वैसे अब आप सोचोगे कि मैम क्या हमारे संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों की बात नहीं करते थे? क्या वो डीपीएसपी की बात यानी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते थे? एग्जाम हॉल में बड़े बड़े थॉट आते हैं, है ना। आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि छोटी छोटी बातों पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमको लॉजिक लगाना है। देखो, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हमें तीनों चीजें दिख रही हैं, है ना। क्या क्या दिख रही हैं भाई? इसमें हमें फंडामेंटल राइट भी दिख रहे हैं। फंडामेंटल राइट यानी हमें समानता भी दिख रही है, हमें स्वतंत्रता भी दिख रही है। नहीं दिख रही? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को फंडामेंटल राइट में उठाया गया है। यदि हम न्याय की बात करें, यदि हम लोक कल्याण की बात करें, तो ये सारी चीजें भी हमें प्रस्तावना में दिखती हैं ऑलरेडी, जो कि डीपीएसपी का सार है। ये क्या है? ये डीपीएसपी का सार है ना, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में तो साफ तौर पे कहा गया है दोस्तों कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का काम करेगा। तो भाई ऑलरेडी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है प्रस्तावना में, यानी डीपीएसपी भी अपने आप में इसमें अंतर्निहित है। और यदि मैं कहूं बंधुत्व, तो बंधुत्व की अवधारणा कहां दी गई? फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो हमारी प्रस्तावना को यदि हम देखें तो प्रस्तावना में तो अधिकार भी निहित है, डीपीएसपी भी निहित है, मूल कर्तव्य भी निहित है। तो ओवरऑल हमारे संविधान निर्माताओं का मत किस में निहित होगा? तो प्रस्तावना में निहित होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए। ये बताइए, हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख, ये बड़ा चर्चा में भी रहा है ना। आर्टिकल 1, राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, है ना। केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। जैसे अभी तो करंट में है तो सब बच्चों को पता होगा, लेकिन कई बार ना यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगी, स्टेटमेंट में दे देगी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया शब्द का जिक्र किया गया है। तो वहां पे कई बच्चों की, है ना, वो दिमाग में बल्ब जलेंगे। सिंपल सा आंसर है इसका, भारत अर्थात इंडिया, इन 2 शब्दों का प्रयोग मिलता है हमारे देश के लिए। ध्यान रखिएगा,
या तो भारत या इंडिया। हालांकि इस पे भी अभी काफी वाद विवाद चला हुआ है, करंट में आप पढ़ेंगे। एनीवे, ये बताइए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, मैं हट जाती हूँ, इस साइड हटूं तभी तो हाँ, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, है ना, समानता और बंधुत्व का जिक्र किया गया है, क्रम बताओ। अब देखो, अब जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो आप इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देते। मैं नए बच्चों के बारे में बोल रही हूँ, पुराने बच्चे तो देते होंगे क्योंकि वो धीरे धीरे सीख गए होंगे। लेकिन ये पीसीएस का क्वेश्चन है, कभी यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है ना। कितने प्रकार का न्याय है भाई? इनके 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की समानता? तो प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, वेरी गुड राजेश, दिया, आकांक्षा, नईम, विवेक। विवेक गलत क्यों कर रहे हो? गलत बात। अंजलि, आनंद, प्रमोद, जयप्रकाश, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 3 प्रकार की समानता की न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, समता, और 1 प्रकार का बंधुत्व। यानी आंसर इसका हो जाएगा ये। अब आप जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा क्रम सही है? मतलब कौन सा क्रम वर्तमान में जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमें सही दिखता है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। अच्छा जी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैम ये शब्द कहां से आ गया। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। भाई ये जनवादी का मतलब है लोकतंत्र, अलग ही लैंग्वेज दे दी। ये मैंने नहीं जनरेट किया, ध्यान रखना, ये पीसीएस का क्वेश्चन। बता दो क्या सही होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। देखो इसका एक कोड याद रखना यार, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एसएसपी। अक्सर देखो, वैसे आप कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं ना तो आप सच में कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले कौन सा शब्द था, बाद में कौन सा शब्द था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूजन होता है ना। अगर हम देखें एसएसपी, एसएसपी मतलब एस से आप याद करोगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एस से याद करोगे समाजवादी और पी से याद करोगे पंथ निरपेक्ष। यानी लोकतंत्र पहले नहीं है, पहले पंथ निरपेक्ष है। और ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर कर रखा है ना, मैक्सिमम A to Z बच्चों ने बी आंसर कर रखा है। तो भाई जनवादी बाद में आएगा, लोकतंत्र बाद में आएगा, पहले पंथ निरपेक्ष आएगा। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो सामान्य तौर पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको याद रहता है। असल कंफ्यूजन इन 2-3 शब्दों में हो जाता है, जो पहले शब्द होते हैं ना, इनमें असल कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इस कोड को हमेशा ध्यान रखिएगा, एसएसपी को। अब समझ में आया? अब होगा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षात्मक। अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन कट गया। एलजी नहीं भी याद रखोगे ना जयप्रकाश, क्योंकि एलजी तो हमेशा याद रहेगा, मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमेशा इसलिए याद रहेगा क्योंकि आप प्रस्तावना को बार बार पढ़ोगे। अक्सर कंफ्यूजन इनमें हो जाता है, पहले वाले शब्दों में। पहला भी हमेशा याद रहता ही है, संपूर्ण प्रभुत्व। तो ध्यान रखना, एसएसपी। हाँ, डी नहीं दिखा होगा भाई, समझ गए। ये बताइए भारतीय संविधान, अब दिख रहा होगा, अब आपको करना नहीं है, मैं बस बता रही हूं। संविधान की प्रस्तावना किस रूप में घोषित की गई है? तो अब बता दोगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। देखो लोकतांत्रिक कह लो, प्रजातांत्रिक कह लो, जनवादी कह लो, बात बराबर है, और गणतंत्र। ठीक है, तो ये क्रम है हमारे संविधान की प्रस्तावना का। इस क्रम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये बताओ, मैं थोड़ा सा यहाँ हट जाता, इन निम्न शब्दों पर विचार करो: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए।
अच्छा, अब जैसे ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये बोल रहा है क्रम बताओ, ये किस क्रम में लिखे जाएंगे। तो एक बार आप इस तरीके के क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस कर लो। भाई सबसे पहले क्या आएगा, सार्वभौमिक का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानना, ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, ठीक है, फिर पी आ जाएगा, ठीक है, और फिर जो भी है। आंसर बहुत सिंपल है इसका, बस एक प्रैक्टिस इस तरीके का भी कर लो। हाँ सागर, मैं समझ गई बच्चे, किसी किसी क्वेश्चन में ना वो ऑप्शन की दिक्कत आती है, उसके लिए मैं कल से क्या करूंगी ना, 15 मिनट पहले बैठ के क्लास से फोन कम कर दूंगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया सजेशन। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। देखो प्रस्तावना से 5-6 तरीके के क्वेश्चन हम अभी तक समझे। एक तो प्रस्तावना का क्रम पूछता है, कौन कौन से शब्द किस क्रम पे है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो आईएएस में भी पूछा, पीसीएस में भी पूछा कि मूल प्रस्तावना कैसी थी, तो मूल प्रस्तावना में से 3 शब्द माइनस कर दो, समाजवाद माइनस कर दो, पंथ निरपेक्षता माइनस कर दो, अखंडता माइनस कर दो। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है। तीसरा क्वेश्चन आपको यह पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी समानता, कितनी बंधुत्व की बात की गई है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और ये जो शब्द हैं ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बनते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, हाँ नहीं ये तो कर ही लो क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया प्रस्तावना में, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, ग्राम स्वराज्य जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया। आंसर बता दो, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी है, बल्कि यहाँ पे तो 2 ही शब्द हैं, बल्कि एक शब्द और, अखंडता भी जोड़ा गया था, बता दो, है ना। 1976 बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द जोड़े गए थे, ध्यान रखना, समाजवाद, सॉरी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। आंसर इसका बी हो जाएगा। और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता के साथ अखंडता, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, यहां से आपको क्या समझ में आया, मतलब एक एक मुद्दा और जो क्वेश्चन बनता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यदि एक शब्द, 3 शब्द जोड़े गए, यानी यदि हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है ना, और आपके सामने कोई मतलब एक ऑप्शन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा। मान लो आपसे बना है ये क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रही हूं, हालांकि हम आगे भी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो स्टेटमेंट कतई गलत होगा। क्यों? क्योंकि संशोधन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं इसलिए तो हुए हैं ना 42वें संविधान संशोधन के, ठीक है। ये बताइए समाजवादी कब जोड़ा गया, अब कर लोगे सब लोग, अब मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये इस रेंज वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि समाजवादी कब जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। 42वें द्वारा क्या जोड़ा गया, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कब जोड़े गए, तो 42वें संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूं, देखो ये पीसीएस के क्वेश्चन है जो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, है ना। मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए नहीं हटाए ताकि आप लोगों की आंखें थोड़ी खुले कि भाई सेम ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, है ना। और यदि हमने पिछले सालों के क्वेश्चन कर लिए तो फिर क्या हमारे ये जो इजी क्वेश्चन है वो कभी गलत होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हमारा नया क्वेश्चन शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन भारत को एक सेक्युलर स्टेट यानी पंथ निरपेक्ष राज्य के तौर पे प्रूव करता है? कहां गया? हाँ बी दिख रहा है आपको, अच्छा ए, अच्छा जी, अच्छा नहीं ठीक है, आपका पूरा होगा। आनंद, जया, टीएच, पूजा गलत है बच्चे, क्या हो गया? तरन्नुम, अच्छा आप फंडामेंटल राइट की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, वो बात सही है। धर्म की स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता का ही सार है, लेकिन मूल रूप से यदि आपसे कोई पूछे कि भाई किस में जो पंथ निरपेक्ष राज्य होगा भारत,
ये बात कहां की गई है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, ये बात हमारी प्रिएम्बल में साफ तौर पे कही गई है। ध्यान रखिएगा, हमारी प्रिएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में साफ तौर पे कही गई है। हालांकि जैसे अभी 2 मिनट सुन लो, जैसे विवाद चलता रहता है कि भाई प्रस्तावना को संविधान से हटा दो, है ना, कोई सॉरी प्रस्तावना को नहीं, सॉरी क्या नाम है इसका, पंथ निरपेक्षता को संविधान से हटा दो क्योंकि इसको तो हमने बाद में जोड़ा, है ना। लेकिन भले ही हमने संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को बाद में जोड़ा, लेकिन हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप है वो शुरू से ही पंथ निरपेक्षवादी रहा है। अब कहोगे कैसे मैम? क्योंकि धर्म के आधार पे समानता, स्वतंत्रता के जो प्रोविजन है वो हमने अलग अलग जगह पे कर रखे हैं। विशेष तौर पे जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो हमें भारत का जो एक स्वरूप समझ में आता है वो एक सेक्युलर स्टेट के तौर पे समझ में आता है ना। भले ही हमने प्रिएम्बल में बाद में ये पंथ निरपेक्षता को जोड़ा हो, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनमें पंथ निरपेक्षता शामिल है। और एक बात और याद रख लीजिएगा, जब जिक्र चल ही रहा है तो एसआर बोम्बईवाद आया, उस एसआर बोम्बईवाद में पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया। और आप सब बच्चों को यह पता होना चाहिए कि मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से नहीं, है ना। तो मूल ढांचे में पंथ निरपेक्षता शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में ये अलग तरीके का क्वेश्चन बन गया, कौन सा शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं था? बंधुत्व, समानता, संप्रभुता, अखंडता, बताओ ABCD। बिल्कुल सही बात है, RB यादव। आंसर क्या होगा इसका बताइए? बहुत ही बढ़िया। A और C काहे कर रहे हो भाई? बंधुत्व और समानता काहे जोड़ेंगे हम प्रस्तावना में बाद में? प्रस्तावना में शुरू से है भाई ये शब्द। 3 शब्दों का खेल आया, 3 शब्दों के इर्द गिर्द पूरी प्रस्तावना घूम जाती है, ध्यान रखिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, दिमाग में फिक्स कर लो, 3 शब्द फिक्स करके लॉक लगा लो। अब ऐसा ना हो वो लॉक कभी खुले ही ना, एग्जाम हॉल में खुलना भी चाहिए, मतलब थोड़ा सा याद भी आनी चाहिए चीजें। तो आंसर इसका हो जाएगा अखंडता। है ये बोल रहे हैं 1975 में संविधान में नहीं था, तो हमें पता है जो 42वां संविधान संशोधन है ना, ये 1976 में हुआ, यानी 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए। इससे पहले ये शब्द नहीं थे, यानी अखंडता शब्द 1975 में नहीं था, ठीक है। ये बताइए, हाँ, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है क्या सही है, सही बताना है, ठीक है भाई। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, यानी जो पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और फिर पारित करवाया वो फाइनली हमारी प्रिएम्बल बना, ठीक है जी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट वाद योग्य है कि यदि कोई फंडामेंटल नहीं मिल रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो हम जा सकते हैं कोर्ट, तो जो प्रस्तावना है इसकी प्रवृत्ति वाद योग्य नहीं है, ठीक है जी। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई प्रोविजन किया गया है तो प्रस्तावना के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन प्रोविजंस को रद्द कर सके, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मेरी बेटी रो रही है, मेरी आवाज सुन, आज वो स्कूल नहीं गई, वो अभी 2 साल की हुई नहीं है, मैंने उसे भेजना शुरू कर दिया। स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजती मैं, मतलब इतनी मैं कठोर माँ नहीं हूँ, खेलने वेलने के लिए लेके गए हैं, चलो कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, 1 एलिमिनेट कर दो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनीष, सागर, इब्रार, कल्पना, रानी, RB, हम एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या हम हाँ किसी दिन करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। RB यादव बिल्कुल करेंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा B। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव
जो प्रस्ताव है वो अंततोगत्वा यानी फाइनली वो उद्देशिका बना, इसमें कोई शक नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको पिछली क्लासेस में इसके बारे में बता चुकी हूं। 2 तिथियां हमेशा ध्यान रखिएगा, शायद इस बार 2021 में भी या तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव से या मेरे ख्याल से प्रारूप समिति वाले से एक डेट पूछी गई है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी उद्देशिका बनी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। एक अलग लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा, ताकि आप तैयार रहो हर सिचुएशन के लिए। तो इसे जस्टिसेबल नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते प्रस्तावना को लेके कि हमें तो मिलने ही चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे तो किसकी बात लिखी है, आर्थिक न्याय की बात लिखी, हमें तो आर्थिक न्याय अभी दो, वरना पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा, संशोधन नहीं किया जा सकता, तो सीधा सीधा गलत है। क्यों नहीं किया, मतलब किया जा सकता है ना भाई। 42वां संशोधन हुआ ना, 3 शब्द जुड़े ना, तो 3 अपने आप कट गया। और ये याद रखिएगा, ये जो प्रस्तावना है ना, इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये संविधान के प्रस्तावों, जो भी संविधान के अलग अलग भागों के प्रावधान है, उनको रद्द कर दे। रद्द करने की शक्ति प्रस्तावना के पास नहीं है, लेकिन प्रस्तावना के माध्यम से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को व्याख्यायित कर सकते हैं। जहां पे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो कहीं पे व्याख्या में दिक्कत है, तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप 3 एलिमिनेट कर दो तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। तो जैसे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, हमारे संविधान में 4 मेन चीजें आपको दिखेंगी, जैसे प्रस्तावना, जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये जो 4 मेन पिलर दिखते हैं हमारे अलग अलग तरीके से, कुछ नागरिकों को शक्ति देते हैं, कुछ नागरिकों पे कर्तव्य आरोपित करते हैं, कुछ राज्य को उपदेश देते हैं, ये सब आप पढ़ते हो। एनीवे, इन चारों में से केवल ये फंडामेंटल राइट ही वाद योग्य है, यानी केवल ये फंडामेंटल राइट को ही, अब आप कहोगे ये क्या पूछ लिया, लागू किया जा सकता। पता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। मैं कंफ्यूज हुई थी इस क्वेश्चन, अभी पीसीएस वगैरह का क्वेश्चन था कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। अब मैं वहां पे बैठ के सोच रही हूँ, यार क्यों नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना तो इतनी महत्वपूर्ण है ना। लेकिन हमें इस तरीके से सोचना ही नहीं था, हमें ये सोचना था कि क्या ये वाद योग्य है, क्या ये जस्टिसिएबल है ना, क्या हम एक तरीके से जा सकते हैं कोर्ट, तो नहीं जा सकते हैं। तो लैंग्वेज कुछ भी आए, वाद योग्य है, लागू नहीं किया जा सकता, तो सारी बातें अलग अलग हैं। केवल एफआर ही वाद योग्य है, ना तो प्रस्तावना है, ना डीपीएसपी है, ना फंडामेंटल सॉरी गाइस, ठीक है, ना फंडामेंटल ड्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आ ही गया, भारत की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? भारत की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन नहीं होगा का? होगा का नहीं होगा, क्या बता दो, कंफ्यूजन होगा ना। अब कई बच्चे सोचेंगे यार विशेष परिस्थितियों में तो लागू किया ही जा सकता होगा। अरे भाई विजन क्लियर रखो, वाद योग्य नहीं है प्रस्तावना, जस्टिसिएबल नहीं है प्रस्तावना, फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी हम प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते, हम केवल फंडामेंटल राइट को ही लागू करते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो ये एंगल जरूर याद रखिएगा, कभी एग्जाम में कंफ्यूज ना होना पड़े। संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, अब इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो केवल, और एक बात ध्यान रखना, हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है अब तक, केवल एक बार बस, और वो संशोधन हुआ है 42वां। मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ, इसमें मुझे आंसर देखने की जरूरत नहीं है।
ये हो गया समाजवादी कब लाया गया। जैसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर किसी भी तरीके से पूछे आप कर लोगे। आंसर बता दो एक बार। 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो क्या शामिल नहीं था? ओम शांति। बताओ। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, गणराज्य। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। और सेम क्वेश्चन आईएएस 2021 में अभी 2 साल पहले पूछा। जो बच्चे पीसीएस के क्वेश्चन लगा के गए थे, तब आप खुद सोचो, इसमें पीसीएस और आईएएस दोनों मिक्स हैं, ध्यान रखना। अलग से मैं करवाऊंगी हमारा जो पूरा एक ये रहेगा ना, अगले 4-5 महीनों का रूटीन, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर मैं शुरू में ही एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आईएएस ऑप्शनल वगैरह के क्वेश्चन ले आती तो धुआं धुआं हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। सारे पीसीएस के क्वेश्चन, सीडीएस के, सीएपीएफ के, आईएएस ऑप्शनल के। इस बार मैं आप लोगों को लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन अलग से करवाऊंगी और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, ध्यान रखना, मतलब अपने क्वेश्चन भी कराऊंगी लास्ट में। ठीक है, तो इस बार पॉलिटी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। थैंक यू विशाल यार, कितने केयरिंग बच्चे। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोग भी अपना ख्याल रखो। समय, तब मौसम चेंज हो रहा है। आंसर सबको पता है, 3 शब्द नहीं थे। अब ये नहीं करेंगे भाई, अब आप भी थक गए होगे। 42वां समझ गए, अब इसे कर दो। भारत के संविधान का जो आमुख है, आमुख का मतलब है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए ये सुनिश्चित करना है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। बताओ। सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। केवल एक ऑन कर रहा है, टीएच क्यों? थैंक यू चंदन। अच्छा, खड़ी हुई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत बढ़िया भाई, चारों होगा। भले ही यहाँ पे अधूरी बातें दे दी गई हैं, है ना, क्योंकि 3 प्रकार का न्याय है तो केवल 2 प्रकार के न्याय का जिक्र है। ये सब भी क्वेश्चन एग्जामिनर ये परखने के लिए करता है, वहां बैठ के ये तो नहीं सोच रहे हो अरे यार क्वेश्चन गलत पूछा है, ये क्वेश्चन तो हटेगा। क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है भाई। उसमें ये सारी चीजें तो अंतर्निहित है ना, आखिर कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें देती है। इस बार के क्वेश्चन इस तरीके से थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अच्छा जी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। अब यहां पे इसीलिए शब्द लगा के देखो कि हमारा देश ये है, क्योंकि हमने 1976 में इन शब्दों को जोड़ा था। आंसर क्या होगा? दोनों सही है, सही व्याख्या है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। देखो, क्योंकि और इसलिए लगा के देखिए, क्योंकि और इसलिए, वेरी गुड। किसने सही किया है? अमित दुबे, नहीं अमित दुबे ने नहीं, यार कहाँ गया? विकास ने सही किया है। और बाकी बच्चे बोल रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है भाई? इतनी देर से क्या पढ़ा रही हूं मैं? है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे। भाई सिंपल सी बात है ना, पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में यही तो लिखा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इनके स्थान पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है? और शब्द जोड़ के इसको बदल दिया और कर दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य 42वें संशोधन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अब इसे इस तरीके से पढ़ो भाई, भारत वर्तमान में ये है क्योंकि हमने 1976 में
इन शब्दों को इन शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया। तो दोनों सही हैं और स्टेटमेंट मतलब व्याख्या भी सही हो रही है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्योंकि और इसलिए जोड़ के देखो कि इन दोनों अलग अलग जो लाइंस हैं, सबसे पहले तो हमारा ये काम देखना होता है कि ये जो अलग अलग लाइन है ए और बी हैं, ये क्या सही हैं। हमने देखा भाई ए भी सही है, वर्तमान में ये है। हमने देखा बी भी सही है भाई, है ना, कि 1976 में इन शब्दों को प्रतिस्थापित किया था, मतलब 1976 से पहले तो यही शब्द थे। हमने देख लिया दोनों सही हैं। अब हम देखेंगे क्या ये व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की, यानी क्या इस ए शब्द में और इस बी जो वाक्य है, इन दोनों में कोई इंटरलिंक है। तो हमने देखा हाँ भाई सीधा सीधा इंटरलिंक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अच्छा, लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जनता के हाथ में शक्ति है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसे आरंभ होती है, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। आंसर क्या होगा। मैं ना ये रीजनेबल वाले क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस करवाऊंगी रविंद्र, टेंशन मत लो बच्चे, ठीक है। और अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस, मैं पहले भी प्रैक्टिस कराती रही हूं इस तरीके के, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करवाई हूं, तो प्रैक्टिस मैं पहले भी करवाती रही हूं, लेकिन इस बार हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन की, क्योंकि जैसी यूपीएससी बनेगी हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, हम भारत के लोग शब्दों से, बहुत ही इजी क्वेश्चन। द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में कहां पे है, तो हम देखेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ तौर पे हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये फिर एक अलग क्वेश्चन दे दिया गया है ना भाई। जितने भी व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से और समान रूप से मानव है और समान है, ये सिद्धांत जाना जाता है। मतलब इस सिद्धांत को क्या कहेंगे, सार्वभौमिकता, समाजवाद, समष्टिवाद, अंतःक्रियावाद। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम एक ऐसी विचारधारा जिसमें सभी मनुष्यों को पूर्णतः और समान रूप से मानव माना जाता है कि भाई सभी मनुष्य अपने आप में पूर्ण है ना, और सभी मनुष्य समान है, इस तरीके की अवधारणा को सार्वभौमिकतावाद कहते हैं। समाजवाद नहीं भाई, समाजवाद के तो फिर अलग अलग क्राइटेरिया हो गए ना। समाजवाद तो अलग अलग तरीके का होता है, साम्यवादी समाजवाद भी होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद भी होता है, फैबियन समाजवाद भी होता है। तो समाजवाद में नहीं बल्कि सार्वभौमिकता एक ऐसा विचार है जिसमें हम सभी मनुष्यों को पूर्णतः और समान रूप से मानव मानते हैं। ये बताइए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही व्यक्त करता है। मतलब क्या बताता है कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, भारत में अनेक धर्म है ना, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। सारे सही दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको यह बताना है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बहुत बढ़िया, उसने कहा निशा, आनंद, अच्छा बच्चा, रंजेश, राजकुमार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी भी ना कुछ बच्चे सी और डी में कंफ्यूज हैं। देखो भाई, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के 3-4 आधार आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। पहली बात तो राज्य, सबसे पहली बात होती है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे हम क्या हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है या भारत एक ईसाई राष्ट्र है ना। पहला ही क्राइटेरिया ये होता है सेक्युलरिज्म का कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि राज्य की नजर में सब धर्म समान होंगे। और फिर सेक्युलर, ये जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, ये भी डिपेंड करती है कि ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की बात हो रही है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। जैसे भारत की, सुन लो इसे थोड़ा सा प्रवचन, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है ना, ये पॉजिटिव अवधारणा है। यानी वो बात सही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों के संवर्धन, कल्याण
के लिए काम कर सकता है। यानी यहाँ पे राज्य और धर्म के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि जो यूरोपीय पंथ निरपेक्षता है वहां पे राज्य और धर्म बिल्कुल सेपरेट होते हैं, कोई लेना देना नहीं है राज्य को धर्म। बात समझ में आ गई? तो पंथ निरपेक्षता का यदि भाव की बात करें तो सबसे पहला भाव यही होगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता देगा और सभी धर्मों के कल्याण के लिए समान रूप से काम करेगा और किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ये 5-6 कंसेप्ट होते हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हो यादव, क्या हम केवल एक ही धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि हम एक धर्म की तरफ चले जाएं, है ना? कि हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, हम एक धर्म की तरफ जा भी नहीं सकते, क्योंकि भारत एक विश्व के सबसे ज्यादा विविधीकृत राष्ट्रों में से एक, अलग अलग धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, एक धर्म के अंदर भी आपको अलग अलग शाखाएं देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में यदि हम किसी एक धर्म को राष्ट्र का धर्म घोषित करें तो ये पॉसिबल, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ही पॉसिबल नहीं है, संविधान, क्योंकि पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर रखा है एसआर मुंबईवाद में। इस बात को नहीं भूलना है हमको, है ना? ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? ये राज्य का कोई धर्म नहीं। वैसे तो ये सारे ही सही हैं, अनेक धर्म है धार्मिक, लेकिन इस शब्द क्या सही भाव होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के उद्देशिका में नहीं है? अच्छा, मतलब कौन सा शब्द हमारे संविधान की पूरी प्रस्तावना में नहीं दिखाई देता? ठीक है जी। समाजवादी, प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण। अब जैसे देखने में तो ये शब्द बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना, होना चाहिए, है भी ये। आप देखोगे डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में आपको सामाजिक आर्थिक न्याय की बात मिलेगी, लोक कल्याण की बात मिलेगी, लेकिन हमारे प्रस्तावना में आपको कहीं पे भी, हमारी प्रस्तावना में आपको कहीं पे भी लोक कल्याण शब्द देखने को नहीं मिलेगा। क्या तो नहीं पूछा था, बाकी ये तो सब आपको पता ही है ना? संपूर्ण प्रभुत्व, एसएसपी जरूर याद रखना भाई इस क्रम से, क्योंकि अक्सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे नहीं होएगा, एग्जाम हॉल में होएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद रख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से ये बताओ किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये आईएएस 2017 का क्वेश्चन है भाई, आईएएस 2017 का क्वेश्चन है ये। बता दो प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने, ये थोड़ा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन फिर भी विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, एबीसीडी। अनु, निशा, राजकुमार, संगीता, नईम, एनडीए, शिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता को टिप्स पे रखना, क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, है ना? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। हाँ, अगर न्याय पूछे तो आर्थिक न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। कितना माइन्यूटली आपको प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा, ये आईएएस का क्वेश्चन है, सिंपल सा। अब जैसे इस बार के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्वेश्चन देखना थोड़ा मुश्किल है आईएएस में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को अब स्टेटमेंट में पूछ देगा। जैसे मान लो हम 4 क्वेश्चन की, तो 4 क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट बन जाएगी, दे देगा आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि लोक कल्याण शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है, मतलब लोक कल्याण शब्द दिया गया है। तीसरा शब्द दे देगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े हैं। और चौथा स्टेटमेंट दे देगा कि ये क्या नाम है, संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। यानी जो आपका नॉलेज है, क्वेश्चन तो उसी में से बनेंगे ना, बस आपको माइन्यूटली मुद्दों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो चुकी है कि आप केवल रट के यूपीएससी पास नहीं कर सकते, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। क्या बोल रहे हो आरबी मैम, अभी जल्द में सांसदों की, बिल्कुल सही बात है। ये करंट में काफी मुद्दा छाया रहा, और ये अभी नहीं, 2017 में सेम ऐसा इशू आया था। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ, सेम ऐसा ही इशू आया था जब ये कहा गया था कि भाई समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को हटा दो। इसके पीछे मतलब सॉरी,
उस प्रतिलिपि में भी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं थे। तो ऐसे में ये क्वेश्चन मार्क उठा कि क्या ये शब्द हटा दिए जाने चाहिए। तो इस पे आप एक बार विचार करना। समाजवाद को एक हद तक कई लोग ये मानते हैं, मैं थोड़ा डिस्कशन अगर करूं, समाजवाद को एक हद तक लोग ये मान लेते हैं कि भाई समाजवाद को हटा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य क्या हो, क्योंकि निजीकरण आ चुका है, उदारीकरण आ चुका है, वैश्वीकरण आ चुका है, और जो समाजवादी स्वरूप था वो खत्म हो चुका। ठीक है, कुछ लोगों का ये तर्क है। लेकिन इसके विपक्ष वालों का क्या कहना है कि भाई भले ही निजीकरण आया, ये बात सही है, लेकिन जो समाजवादी मूल्य है ना कि भाई लोक कल्याण को राज्य बढ़ावा देगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को राज्य बढ़ावा देगा, वो मूल्य खत्म नहीं हुए हैं। आज भी सरकारों के द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण को पूरा करने का काम किया जा रहा है। तो समाजवादी स्वरूप का थोड़ा सा चित्र बदला है, लेकिन पूरी तरीके से समाजवाद खत्म नहीं हुआ है। और हम ये कह सकते हैं जब तक गरीबी, भूखमरी, है ना, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे मुद्दे रहेंगे, तब तक हम लोक कल्याण के मुद्दे को नहीं हटा सकते, है ना। दूसरा, पंथ निरपेक्षता। तो भाई किन बेसिस पे हटा दोगे पंथ निरपेक्षता को? पंथ निरपेक्षता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, हमारे मूल ढांचे का भाग है। और यदि इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं तो सिंपल सा आप कंक्लूजन में यही बोलोगे, भाई चर्चा करने के लिए देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अवसंरचनात्मक संरचनाएं हैं, स्वास्थ्य है, कुपोषण है, न्याय है। आप न्याय पे चर्चा करो ना, न्याय वास्तव में मिला लोगों को? सामाजिक न्याय मिला, आर्थिक न्याय मिला, राजनीतिक न्याय मिला? अगर आपको चर्चा करनी है तो इन पे करो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो चर्चा करके? मतलब कहने वाली बात है, बट ये सारी मुद्दे उठते रहते हैं। आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई ये शब्द हमारे संविधान के मूल हैं, सार हैं। अब अखंडता को हटा दो, तो राष्ट्र निर्माण का पहला आधार ही अखंडता है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, कहां गया भाई? अच्छा हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। बता दो कौन से न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आप सबको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? मैम के घर का एड्रेस नहीं पूछ, मेरे घर का एड्रेस काहे पूछ रहे हो भाई? हैं? हाँ, कुछ मिठाई विठाई भेजनी है तो बताओ। मिठाई विठाई भेजने का इरादा है? हैं? मैं हमेशा खाने के लिए तैयार रहती हूँ। आजकल नहीं खा रही हूँ मैं, आजकल नहीं खा रही। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय की बात नहीं दिखेगी। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बहुत बढ़िया, मैं देख रही थी सारे बच्चे सही हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसे देख लो। अंजलि कह रही है दावत पर जाना है। यार दावत के लिए आप लोग हमेशा हमेशा इनवाइटेड हो। ठीक है, कभी भी आओ आप, बिल्कुल आप मेरे अपने बच्चे हो, तो आप कभी भी आ सकते हो। दावत के लिए कभी मना नहीं है। चले, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन से कथन सही हैं? क्या कथन सही है ये बता दीजिए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अच्छा, मतलब जब समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े, 85 के संशोधन द्वारा जोड़े, और उक्त शब्द वर्तमान में भी संविधान के अंग नहीं है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? मैं अब आगरा में नहीं हूं भाई। तो आगरा जाके अपना समय खोटी मत करना, ठीक है? आगरा में नहीं हूं मैं अब, अच्छे बच्चे को जानकारी नहीं अभी तक। चलो, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये मूल संविधान में लागू नहीं थे। अब डी वाले काहे गलत कर रहे हो भाई? काहे खून पी रहे हो हैं? डी काहे गलत, मतलब डी काहे कर रहे हो? वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है क्या ये शब्द, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए होगा भाई। उस समय नहीं थे, और कब जोड़े? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े, 3 शब्द जोड़े, और ये वर्तमान में भी हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंग है। ठीक है, ये बताइए
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? आत्मा, बताओ। मूल अधिकार, डीपीएसपी, उद्देशिका। अब यहां पे दो ऑप्शन है, उद्देशिका भी है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। पहले तो आप ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी। ये क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। बहुत बढ़िया। सी वाले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डी वालों भी ठीक है, बट डी वालों को मैं एक बात बताऊंगी। आंसर ध्यान रखिएगा बच्चे, आंसर है उद्देशिका। यदि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, यदि आपसे ओवरऑल पूछे कि हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? हमारे संविधान की प्रस्तावना को कहा जाएगा, है ना। आत्मा, सार, है ना, सब्सटेंस, दर्शन, सब कुछ सब प्रस्तावना है। लेकिन यदि पर्टिकुलर शब्द दे के पूछे कि जैसे पीसीएस वगैरह में कि बी आर अंबेडकर जी किसको संविधान की आत्मा मानते थे, तो ध्यान रखिएगा बी आर अंबेडकर जी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते थे, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानते थे। तो यदि आपसे ये पूछा जाए बी आर अंबेडकर किसे मानते थे, तो आंसर डी होगा, है ना। और यदि ओवरऑल पूछा जाए तो आंसर हमेशा सी होगा। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं पीसीएस वगैरह में, भले ही पूछ ले, तो जो पीसीएस देते हैं बच्चे वो इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं। मतलब 2-4 क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक में ऐसे। तो जैसे ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है, जन्म कुंडली की बात आ जाए ना कहीं पे भी, हम संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है तो के.एम. मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था बी आर अंबेडकर जी ने। इस तरीके के क्वेश्चन आईएएस के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैं थोड़ा हटी जाती। किस वाद में ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है? आंसर क्या होगा? बेरूबाड़ी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद। 1960 में एक वाद आया जिसका नाम था बेरूबाड़ी, ध्यान रखिएगा, बेरूबाड़ीवाद। इस बेरूबाड़ीवाद में यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यानी हमारी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था बेरूबाड़ीवाद में। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आता है, और केशवानंद भारतीवाद, ये वही केशवानंद भारतीवाद है दोस्तों जिस वाद में मूल ढांचे की संकल्पना दी गई है। तो इस केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया, क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है, और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो बेरूबाड़ीवाद आपको याद रखना है। जैसे निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य ये कहा था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम, दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टेट ऑफ यूपी, एसआर बम्बई, ये वो बम्बई वाला वही है, एसआर बम्बई वाद, या बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बता दो। अब आप कहोगे मैम इसमें तो गोलकनाथवाद है ही नहीं। गोलकनाथवाद में ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ना, और इसी बात को फिर अलग अलग वादों में पुष्ट किया जाएगा। तो बम्बई वाद में यह कह दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। और वर्तमान में क्या सिचुएशन है, वर्तमान की सिचुएशन भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में यही सिचुएशन है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न भाग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है ये बम्बई वाद में भी कह दिया। निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना, और ये कहा, मौलिक संरचना मतलब वही मूल ढांचे का भाग माना प्रस्तावना को, और ये कहा कि देखो भाई आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। और प्रस्तावना के शब्द हमारे संविधान का सार है, दर्शन है, आत्मा है। यदि इन शब्दों को ही हटा दोगे ना
तो हमारे संविधान का सार नष्ट हो जाए। जैसे आप स्वतंत्रता को हटा दोगे तो संविधान में डेमोक्रेसी कहां बचा। आप यदि समानता को हटा दोगे तो हमारे संविधान की जो पृष्ठभूमि है वही खत्म हो जाएगी, है ना। तो मूल संरचना का भाग माना था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। केशवानंद भारतीवाद, याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, ये मैं कंसेप्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, अब आप अच्छे से करो। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या कहां कहां की गई। मूल अधिकारों के अध्याय में, डीपीएसपी के अध्याय में, मूल अधिकार डीपीएसपी और कर्तव्यों के अध्याय में, और संविधान के पाठ में कहीं पे भी नहीं। डी ऑप्शन तो भूल ही जाओ। क्वेश्चन आंसर सीरीज में खड़े होने में भी सोचना पड़ता है कहाँ खड़े हुए, क्योंकि आप चिल्लाना शुरू कर, मैम हटिए पीछे हटिए। हट गई भाई, हट गई। आंसर बता दो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये डी वाले कौन महानुभव हैं भाई। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ बातें कही है ना, और वो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग भागों में बड़े स्तर पे उनके लिए प्रयास किए जाएंगे। जैसे यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, तो फंडामेंटल राइट में आपको समानता का अधिकार दिखेगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिखेगा। यदि हम न्याय की बात करें तो आपको डीपीएसपी में लोक कल्याण न्याय, आर्टिकल 38 में तो क्लियरली सामाजिक आर्थिक न्याय की बात दिखेगी, लोक कल्याण की बात दिखेगी, है ना। ओवरऑल जो डीपीएसपी है वो लोक कल्याण विचार से प्रेरित है। यदि हम बंधुत्व की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें बंधुत्व दिखेगा। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना के मत जो है, विचार जो है, उद्देश्य जो है, वो हमें फंडामेंटल राइट में भी दिखते हैं, डीपीएसपी में भी दिखते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखते हैं। भाई कितने क्वेश्चन रह गए। खत्म ही कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन के लिए क्या आगे करेंगे। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, बताओ। भारत के संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है। फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना, डीपीएसपी, संसद। अब जैसे यहाँ पे ना बच्चे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होते हैं, मैंने वो कंसेप्ट, बच्चों को लगेगा यार फंडामेंटल राइट भी तो बहुत बढ़िया है, डीपीएसपी भी तो बहुत बढ़िया है, और सब कुछ तो संसद को ही करना है। तो भाई एक बात बताओ, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो इस प्रस्तावना में तो एफआर का भी सार आ गया, डीपीएसपी का भी सार आ गया, है ना, एफडी का, ड्यूटीज का भी सार आ गया। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान के उद्देश्यों को कौन एक साथ सही तरीके से बता सकता है। मौलिक अधिकार तो केवल मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, डीपीएसपी केवल डीपीएसपी की बात करेंगे, लेकिन प्रस्तावना तो सबकी बात करेगी। प्रस्तावना तो राइट की भी बात करेगी, डीपीएसपी की भी बात करेगी, कर्तव्यों की भी बात करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, संजय, पूनम, मयंक, प्रिया, विवेक, दिया, क्या बोल रहे हो मैम, मैंने टेलीग्राम पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखूंगी बच्चे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार का न्याय। अब आपको इस तरीके से पूरी प्रस्तावना को तैयार करना है जिस तरीके के पीवाईक्यूज इसमें पूछे जाते हैं। संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। देखो ये आईएएस 2013 का क्वेश्चन, आईएएस 2013 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध कहां कहां किया गया है। उद्देशिका में और मूल अधिकार में, उद्देशिका में और डीपीएसपी में, मूल अधिकार और डीपीएसपी में, और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक न्याय का जिक्र कहां कहां है। बताओ आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका और डीपीएसपी। उद्देशिका में तो सीधा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है ही, और डीपीएसपी का आर्टिकल मैं आपको इतनी देर से बताती आ रही हूं, आर्टिकल 38 में आपको साफ तौर पे सामाजिक आर्थिक न्याय लिखा हुआ दिखेगा, लोक कल्याण दिखेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बस 2 क्वेश्चन और हैं, ये बता दो। सही का चयन करना। प्रस्तावना के संबंध में
आमुख का मतलब है प्रस्तावना। न्यायालय में लागू नहीं होता है, यानी प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, मतलब प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है कि भाई शासन करने के क्या क्या उद्देश्य होंगे उसको बताता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, यानी व्याख्या में, संविधान की व्याख्या में सहायता करती है संविधान, ये प्रस्तावना। कल टॉपिक होगा शासन प्रणालियां, है ना, शासन प्रणालियों पे हम कल की क्लास लेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा आनंद, सुनील, ध्यान से सोचो बच्चे। निशा, इब्रार क्यों गलत कर रहे हो? मैं इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं आपसे एक बार देखो, पहला बिल्कुल सही है, आदि योग्य नहीं है, इनको लागू नहीं किया जा सकता, जस्टिसिएबल नहीं है, ये पहला बिल्कुल सही है। भाई प्रस्तावना महत्वपूर्ण तो है ही, अब इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। तीसरा, शासन करने के उद्देश्यों को, तो उद्देश्यों को बताती है ना, ये क्या उद्देश्य है हमारे शासन के, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, है ना, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, तो उद्देश्यों को भी बताता है। और जब भी हमें व्याख्या करनी हो, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है ना, जब भी व्याख्या करनी हो संविधान की तो हम प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, कानूनी अर्थ निर्णय का मतलब होता है कि जब हम संविधान को कानूनी तौर पे, मतलब उसकी व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं, तो हम प्रस्तावना का बेस बिल्कुल ले सकते हैं। आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, यानी सामाजिक समानता संविधान में नहीं दी गई। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। अच्छा जी, सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, आज तक तो सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो पाई। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब सामाजिक समानता का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। तुक्का नहीं लगाना है मिस्टर अनलक्की। एक तो ना आप लोग ना थोड़ा पॉजिटिव नाम रखा करो यार, अनलक्की की जगह आप नाम अपना लक्की रखो ना, काहे अपने आप को कोस। देखो मैं ना थोड़ा, मतलब मैं आडंबरवादी नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वास्तव में कि आप सोचते हो तो पॉजिटिव सोचो, आप बोलते हो तो पॉजिटिव बोलो। भाई हमारे मुख पे लक्ष्मी सरस्वती साक्षात विराजमान होती है ना। हम कई बार तुक्के से कोई गलत बात बोल देते हैं, वो सच हो जाती है, तो हम गलत क्यों बोले? हरियाणा से है कोई यहाँ पे? हरियाणा में ना एक कहावत चलती है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो हरियाणा वाले हैं उनको ही समझ में आएगी। पिटोड़े के मुंह में तो गोस्से लिकड़ेंगे और कुछ नहीं लिकड़ा है। अब कहोगे मैम क्या बोल गए आप, ऊपर से गया, कोई बात नहीं, जाने दो, हरियाणा वाले समझ। तो हमारे यहाँ ये कहावत है कि भाई जब भी बोलो अच्छा बोलो। अब अपना नाम, अब अपना नाम अनलक्की काहे रखे हो? लक्की हो यार, आप अपने माँ बाप से पूछो कितने लक्की हो। ठीक है, इस तरीके से प्रस्तावना के क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आपको ये रेंज पता लगी होगी कि हमें कैसे पूरे के पूरे प्रीएम्बल को कवर करना है। अब आप जब पढ़ेंगे तो इसी नजरिए से पढ़िएगा जिस नजरिए से हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से नया बैच आ रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना LDLIVE, LD लाइव, और इसमें अलग अलग है। यदि आप की पूरी प्रिपरेशन है और बस एक बार उस प्रिपरेशन को आप एक पुश देना चाहते हैं तो 1 साल का आप वो ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 2 साल का ले सकते हैं, 3 साल का। जिनको 2025-26 में अटेम्प्ट देना है वो भी अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं 23,999 से। अगर एडमिशन लेने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप अपने अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा LD लाइव। PDF मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। ये जो टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरी सारी क्लासेस की PDF वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएंगी, है ना। प्रस्तावना की PDF मैं अभी भिजवा दूंगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी सेम नाम से हैं। सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, बात तो ऐसे कर रही हूँ, हैंडल्स लेकिन हाँ यहाँ पे मेरी कुछ अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो इन सोशल मीडियाज पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे कब? कल सुबह 10 बजे डेली क्लास होएगी, ध्यान रखिएगा, 10 से 11। और
हमारी डेली एमसीक्यू के सेशन होंगे। और हम कल करेंगे ये शासन प्रणालियां, ये फेवरेट ये हो गया है, टॉपिक हो गया है यूपीएससी का। आप 2014 से लेके 2021-22 तक भी देखोगे तो इस पूरे के पूरे टॉपिक से बार बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कल हम इस क्लास को करने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं भाई आप लोग भी तो कुछ करो, उतना ज्यादा शेयर करो। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छी लग रही। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। किसी का कोई डाउट भाई? थैंक यू अफसर, अफसर खान, हाँ ये देखो ये है नाम, है ना अफसर खान, पॉजिटिव नाम है भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही। पॉजिटिव रहो, अनलक्की अपना नाम चेंज करना कल, ठीक है? लक्की नाम मिलना चाहिए मुझे कल।